नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज 2 फरवरी है। 2 फरवरी 1922 को बिहार के लेनिन के नाम से जाने वाले महान क्रांतिकारी नेता बाबू जगदेव के नाम से जाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जन्म हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनावी राजनीति में अपनी बढ़त बनाने के उद्देश्य से कर्पूरी ठाकुर के 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर अति पिछड़ों के वोट को और पूरे समाजवादी आंदोलन में शरीक लोगों के वोट पर अपना कब्जा जमाने के लिए, हड़पने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा प्रयास किया। बिहार की राजनीति में भारत रत्न दिए जाने के बाद कर्पूरी ठाकुर के हवाले से, कर्पूरी ठाकुर के कंधे पर रखकर जैसी सियासी राजनीति हुई, वह वैसे भारत की राजनीति में अब कोई नई बात नहीं रह गई है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात है कि जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर 100वीं वर्षगांठ, 101 जन्मशती उनकी मनाई गई, धूमधाम से बिहार में मनाई गई, पूरे भारत में मनाई गई, और ख़ासकर उन राज्यों में जहां पर समाजवादी आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन पर लोगों के बीच में रही है, वहां तो बहुत ज़्यादा उनके जन्मशती को मनाया गया। लेकिन इसी सदी में एक और महान नेता की जन्मशती गुजर गई 2 साल पहले। वो थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, लेकिन उन पर बात बहुत अधिक नहीं हो पाई। बहरहाल जो क्रांतिकारी होते हैं वे कहीं न कहीं हमारे जीवन को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं, भले उसका एहसास बहुत सारे लोगों को न हो। बहुजन राजनीति चेतना और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लगातार लिखने वाले पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार हमारे साथ हैं। आज बताएंगे कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का, बाबू जगदेव का बिहार के लेनिन के उपाधि से नवाजे गए जगदेव बाबू का जो आज 102वीं जयंती है, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए। अभय जी, मैं अपने शो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत छोटा सवाल है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे नेता अब राजनीति में देखने को नहीं मिलते, चाहे वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा हों। जगदेव प्रसाद को, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू को हमें कैसे याद करना चाहिए? बहुत सही आपने सवाल पूछा धर्मराज जी। सबसे पहले जगदेव बाबू को हम लोग याद करते हैं आज उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और याद करना ही सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सिंबोलिज़म की चीज़ नहीं है। अब मैं हाल फिलहाल में पटना में ही था, और जब आप गांधी मैदान से दानापुर के लिए बस पकड़ते हैं और चिड़ियाघर से आगे जब जाते हैं उधर दानापुर के साइड में, तो बस वाला बोलता है जगदेव पथ पे आप उतर जाइए, है ना। जगदेव पथ है वहाँ पे, यानी बाबू जगदेव जी को याद करते हुए उस पथ का, उस रास्ते का नाम पड़ गया जगदेव पथ। तो वहाँ पे लोग उतर जाते हैं, वहाँ पे लोग चढ़ते भी हैं उस बस में। लेकिन ये बस वाला नहीं बता रहा है कि बाबू जगदेव पथ में जो जगदेव जी हैं उनकी क्या विरासत रही, उनका क्या पैगाम था, उन्होंने क्या संघर्ष लड़ा। अब हम बस वाले को क्यों जिम्मेदार कहें? जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने पढ़ाने वाले जो लोग हैं, जिनका काम है कि समाज में जो भी शोषित और पिछड़ों की बात करता है उसको नए जनरेशन को बताना चाहिए, वो लोग भी पूरी तरह से नाकाम है। और जो नेतागण है बिहार के, कहा जाता है और कहा जाता रहा है कि बिहार जो है वो पिछड़ों की राजनीति का एक बहुत बड़ा गढ़ है, और वहाँ पर अभी तक बीजेपी कामयाब पूरी तरह से नहीं हो पाई है। एक बहुत सामाजिक न्याय की लड़ाई बड़ी ताकतवर है बिहार के अंदर में, ये बात बहुत हद तक सही है। लेकिन वहाँ पर भी जगदेव जी को भुला दिया गया है।
अब जो लोग मान लीजिए ऊपर लोगों की राजनीति करते हैं, जो ऊपर लोगों के स्वार्थों को पूरा करते हैं, वो लोग बाबू जगदेव जी को क्यों याद करें। अफसोस की बात यह है कि बिहार में भी जो सामाजिक न्याय की बहुत सारी जो पार्टियां हैं, वो भी जगदेव जी को जिस तरह से याद करना चाहिए वो याद नहीं कर पाते हैं। उनकी क्या मजबूरियां हैं? बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है। एक तो बड़ी मजबूरी है कि ये जो पॉलिटिक्स के अंदर में जो एक दक्षिण पंथ जो उभार हुआ है, इस उभार की वजह से जो सामाजिक न्याय और जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये इतनी डर गई हैं, इतनी सहमी हुई हैं कि उनको लगता है कि चलो एक पार्टी अगर गर्म हिंदुत्व कर रही है तो थोड़ा सा हम नरम हिंदुत्व कर देंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, और जब काम पूरा हो जाएगा तो देखा जाएगा फिर। लेकिन सामाजिक न्याय के योद्धाओं के बारे में बात नहीं हो रही है और इधर उधर की बातें हो रही हैं। तो इसलिए आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इस मौजू को अहम समझा। बाबू जगजीवन राम के ऊपर में हम लोग बाबू जगदेव बाबू के बारे में जब बातचीत हो रही है, जेएनयू में भी प्रोग्राम होते रहे, पिछले साल भी उनकी शहादत दिवस पर प्रोग्राम हुआ था। जेएनयू में तो ये सब जगदेव बाबू के बारे में प्रोग्राम होते ही रहते हैं, तो पिछले साल उन शहादत दिवस पर प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने जगदेव बाबू की कुछ राइटिंग्स को पढ़ी थी और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जगदेव बाबू के पास जो है वो चेतना जो है, जिसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेके, जो सवाल है वंचितों का सवाल को लेके, और जो उनके अंदर में बदलाव करने की जो उनके अंदर में एक कोशिश है, वो जो आग थी, जो वो जुनून था, उसका मुझे 10% भी आजकल के सामाजिक न्याय के जो लीडर हैं उनके बीच में हमको नहीं दिख रहा है। अब नए लोग, जो नए नौजवान लोग जो इसको सुन रहे होंगे या सुनेंगे, अब आप पूछेंगे कि अभय जी उन्होंने क्या बात कही है। किताब जो उनकी है 200 या 300 पेजेस की किताब है, आप सम्यक प्रकाशन ने उसको छापा है, आप ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी किताबें मिल जाएगी। लेकिन 3-4 मिनट के अंदर में मैं उनकी बात आपके सामने समराइज करूंगा कि क्यों जगदेव बाबू इम्पोर्टेंट है, उनकी क्या बातें थीं। देखिए, जगदेव बाबू के बारे में सबसे ज़्यादा उनका जो चेहरा है, उसको जो ऊपर में बैठे हुए जो पत्रकार हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने उनका चेहरा को बिगाड़ने की कोशिश की है कि ये जातिवादी इंसान है ना, ये ऊंची जातियों के खिलाफ है, ये समाज में अशांति फैलाना चाहता है, ये समाज में अगड़ा और पिछड़ा को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की बातें उनके बारे में दुष्प्रचार किया जाता है। लेकिन ये दुष्प्रचार है, ये प्रोपेगेंडा है, हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि जगदेव बाबू कहते थे कि भारत देश हो या बिहार राज्य हो, यहाँ के जो संसाधन है, जो ज़मीन है, जो पैसा है, जो इंडस्ट्री है, जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो नौकरियां हैं, जो दफ्तर हैं, जो मीडिया है, जो सिनेमा है, जहाँ से भी जो ताकतवर लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही विरोधाभास दिखेगा। समाज के अंदर में 90% कौन है? दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, आपको अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं 90% लोग, और समाज में जो जैसे केक है ना, केक के ऊपर जो ऊपर थोड़ी सी मलाई रहती है, दूध के ऊपर जो मलाई रहती है, तो दूध पूरा समझ लीजिए कि पिछड़ी जाती है, और जो मलाई समझ लीजिए बिल्कुल पतला कागज सा जो मलाई है, वो समझ लीजिए कि वो है ऊंची जाति के लोग। तो वो लोग क्या है कि 90% लोगों के जो संसाधन हैं उसको 10% लोगों ने अपने जेब में रख लिया है। यानी 90% लोगों के हकों को मार के, उनको ज़मीनों से बेदखल करके, उनको नौकरियों से बेदखल करके, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर करके, और 10% लोग ही हर जगह हाकिम बने हुए हैं। ये समझना बहुत ही आसान है। किसी के पास लाखों करोड़ों है और किसी के पास 500,000 रुपये भी नहीं है, किसी के पास फ्लैट ही फ्लैट हैं, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, किसी के घर के 10-10 लोग नौकरी में हैं और किसी के घर में कोई चपरासी भी नहीं बन पाया है। मंदिरों के अंदर में अगर आप जाएंगे, आप निचली जाति के लोग हैं, तो आपके वहाँ पे जाने पे आपको आदर भी नहीं मिलेगा, और आदर भी मिलेगा तो आप पाएंगे कि आपको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो ट्रीटमेंट किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम ट्रीटमेंट मिल रहा है, यानी असमानता है।
तो बाबू जगदेव जी जो थे वो बार बार इस असमानता, इस खाई को दिखा रहे हैं कि जब तक 90% लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक समाज में न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन 10% लोगों ने 90% लोगों को न्याय न देने से अपने आप को बचाने के लिए उनको जातिवादी कहा। यह गलत है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं को बाबू जगदेव जी को हर रोज़ याद करने की ज़रूरत है। आखिरी और छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा कि बाबू जगदेव प्रसाद के जीवन में और उनकी राजनीति में जो द्विजवाद की अवधारणा थी, द्विजवाद, वो ब्राह्मणवाद भी कहते थे, लेकिन उन्होंने द्विजवाद शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया। ये इसको थोड़ा सा समझाइए। और उनको, उनकी तुलना लेनिन से क्यों की गई? बिहार का लेनिन, उनको क्या सोचकर कहा गया? देखिए, कहा जाता? देखिए, सबसे पहले द्विजवाद के बात में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं उसको ट्वाइस बॉर्न, हम लोग अंग्रेजी में करते हैं ट्वाइस बॉर्न। जहाँ तक कहा जाता है कि जो ऊपर की 3 जातियाँ हैं, मान लीजिए जो ऊपर के 3 क्लासेज है, वर्ण कहिए उसको, जैसे ब्राह्मण जिसको ट्रेडिशनली समझा जाता है कि पूजा पाठ कराएगा, ज्ञान पे इसका कब्जा रहेगा, क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेशन राजकाज करेगा, और जो वैश्य होंगे वो व्यापार करेंगे। और ये 3 लोगों को कहा गया कि ये द्विज हैं। और इनकी आबादी समाज के अंदर में ये तकरीबन 10-12%, 15% से ज़्यादा नहीं है। अब तो कास्ट सेंसस बिहार में हो नहीं रहा है तो कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकता है, यानी 10-12% लोग हैं। और जो शूद्र थे, देखिए ये शूद्र जो थे, इसी शूद्र से बाद में अति शूद्र हुआ, और इसी के बाद में दलित भी हुए, जिसको हम आजकल कहते हैं एक्स अनटचेबल। तो शूद्र को और दलित को एक ही साथ रख दीजिए। यानी समाज के अंदर में 2 ही कैटेगरी है। एक कैटेगरी है खाने वाला, एक कैटेगरी है जो मालिक है, एक कैटेगरी है जो सब जगह सत्ता पर बैठा हुआ, ये है द्विज। ये उसमें ब्राह्मण आ गए, उसमें क्षत्रिय आ गए, उसमें वैश्य आ गए। अब देखिए भाई, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य अगर कोई व्यक्ति है, उसका हम लोग अनादर नहीं कर रहे हैं, उसके हक और हुकूक को हम मारने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण को भी उतना ही अधिकार संविधान में दिया गया है जितना अधिकार एक दलित को दिया गया है। इसलिए ब्राह्मणों को अधिकार संविधान के अनुसार ही मिलेंगे जितना बराबरी मिलना है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो लोग जो धन पे अजगर की तरह, नाक की तरह बैठा हुआ है, भाई उस धन को गरीबों में बांट दो। अगर दूध के भंडारे पर बैठे हुए हो और कोई बच्चा बिलख रहा है, उसको दूध दे दो। जमीन हजार बीघा तुम रखे हुए हो, लेकिन किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, उनमें जमीनें बांट दो। यूनिवर्सिटियों में दलितों को और पिछड़ों को एंट्री नहीं मिल रही है, उनको भी जगह दे दो। ये लड़ाई बाबू जगदेव जी की थी। और दूसरी बात आपने कहा, लेनिन उनको इस सेंस में कहा जाता था कि देखिए वो बहुत ही कर्मठ इंसान थे, वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, उनके अंदर में पिछड़ों की, दलितों की बड़ी पीड़ा थी, और वो जो थे बहुत हद तक कम्युनिस्ट विचारधारा थी जी, जो वामपंथी विचारधारा थी, उससे वो बहुत हद तक प्रभावित थे। मैंने पढ़ी है उनकी लेखनी को। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। एक बार हवाई जहाज़ से शायद वो आ रहे थे, पटना से दिल्ली आ रहे थे, कहीं सफ़र कर रहे थे। उस ज़माने में एक बड़े पत्रकार, उनको एक अमेरिकन पत्रकार को भी उन्होंने एक बार इंटरव्यू दिया है, और एक रशियन पत्रकार को भी इंटरव्यू दिया है। और वो रशियन पत्रकार जो उस समय, मैंने सोवियत यूनियन जिस समय, उस समय कम्युनिस्ट की सरकार थी, उस समय उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कम्युनिज्म की बड़ी आलोचना की है। देख लीजिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोवियत यूनियन जहाँ पे कम्युनिस्टों की सरकारें, वहाँ के आए हुए पत्रकारों के सामने उन्होंने कम्युनिस्टों की बड़ी आलोचना की है। और कम्युनिस्टों की जो आलोचना की है, बहुत सारे लोग दलित पिछड़ों में भी हैं, और बहुत सारे दक्षिणपंथी भी लोग हैं जो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, अरे बाबू जगदेव जी तो कम्युनिस्टों के विरोधी थे। नहीं, बाबू जगदेव जी कम्युनिज्म के विरोधी नहीं थे। वो सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि कम्युनिज्म की लड़ाई कहती है कि गरीबी को ख़त्म करो, कम्युनिज्म की लड़ाई कहती है कि समानता कर दो, कम्युनिज्म की लड़ाई कहती है कोई ऊंच और नीच नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। तो बाबू जगदेव जी भी कहते थे कि हम भी यही चाह रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर में दुविधा ये हो गई है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडरशिप है
उस लीडरशिप में ऊंची जाति के कुछ लोग बैठ गए हैं, जो समाज में जब परिवर्तन की जब लहर बहुत तेज होती है तो वो उस परिवर्तन को लाने के लिए उस तरह से काम नहीं करते हैं जैसा उनका काम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर कम्युनिज्म जो है, अगर एक गाड़ी है तो हमारे जगदेव बाबू कम्युनिज्म की गाड़ी को फेंकना नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि ड्राइवर को बदल दो, क्योंकि वो ड्राइवर कम्युनिज्म को गाड़ी को ठीक नहीं चला रहा है। बाबू जगदेव जी जो होते हैं, अगर दलित और पिछड़े कम्युनिस्ट पार्टी में जगह दे दी जाए तो बाबू जगदेव जी से बड़ा कोई कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है। यानी वो ड्राइवर की आलोचना कर रहे हैं, नेता लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो दलितों और पिछड़ों के इश्यूज को नहीं उठा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कम्युनिज्म से हमारा विरोध है, वो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में भी जो लीडरशिप कुछ ऊंची जातियों के हाथ में आ गया है, इसलिए निचली जातियों के लोगों को ऊपर उठाने का उनका दर्द था, और इसीलिए इतने बड़े लीडर को वहाँ की जो सामंती ताकतें थी, पूंजीवादी जो ताकतें थे, बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनको मार दिया गया। और उसके बाद कोई रिपोर्ट आई, कुछ बहुत क्या कार्रवाई हुई, बहुत कार्रवाई भी नहीं हो पाया। इसलिए बाबू जगदेव जी को याद करते हुए हम लोगों को आज एक बार फिर से शपथ लेना होगा, कसम लेना होगा। उनकी जो लड़ाई है 90 और 10 की लड़ाई है, यानी 10 को मारना नहीं है, 10 को गरीब नहीं करना है, 10 को लूटना नहीं है, 10 के पास जो ज़्यादा माल पड़ा हुआ है उसको 90 में बांट देना है। तो अगर हम लोगों का कन्वर्सेशन अगर कोई ऊंची जाति का भी लोग सुन रहा हो तो उनसे भी एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि बाबू जगदेव जी वही चाह रहे हैं जो आप लोग भी क्लेम करते हैं, समाज में सबकी भलाई, भारत को बड़ा बनाना। तो भारत कैसे बड़ा बनेगा जब 90% लोग भूखे और वो बेरोजगार रहेंगे। इसलिए जगदेव बाबू को याद करने की ज़रूरत है। उनका कम्युनिज्म से भी कोई झगड़ा नहीं था, उनका झगड़ा सिर्फ यही था कि कम्युनिस्ट पार्टी को चलाने वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय की पार्टियां, सेकुलर पार्टियां और कम्युनिस्ट पार्टियां, इन लोगों को आपसी मतभेद को दूर करके आपस में दलित और पिछड़ों की नेता, दलित और पिछड़ा को नेता बना के उनको आगे करके समाज में बदलाव लाना चाहिए। और आजकल जो धार्मिक उन्माद चल रहा है, आजकल मंदिर मस्जिद के नाम पर जो वोट मांगा जा रहा है, इसको खारिज करते हुए आगे आने वाले चुनाव में एक सामाजिक न्याय की सरकार को आगे लाना चाहिए और समाज को बेहतर बनाना चाहिए। यही पैगाम जगदेव बाबू का आज होता अगर वो हमारे बीच होते। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बिहार के लेनिन जगदेव बाबू का यह नारा उस दौर में था जब बहुत खुलकर कोई मजलूमों के हक में, शोषितों के हक में बातें बड़ी सभा में, महत्वपूर्ण जगहों पे पढ़े लिखे लोग, कम्युनिस्ट लोग भी खुलकर नहीं कह पाते थे। इसमें कोई भी छिपाने की बात नहीं है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने जाति के अस्तित्व को ही, यानी कि कास्ट क्वेश्चन इन इंडिया, जाति के प्रश्न को ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने वर्षों तक खारिज किया, नहीं माना। ऐसे ही इस खारिज, उनके जो विमर्श खारिज करने के खिलाफ बिहार के लेनिन जगदेव बाबू का उभार को समझा जा सकता है। हालांकि 100 वर्षों के कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में लगभग 100 वर्ष होने जा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की भारत में भी, और अब जाकर कम्युनिस्टों ने भी जाति के अस्तित्व को, जाति के प्रश्न को और जाति के से जुड़े हुए, जाति दंश से जुड़े हुए अन्याय को, उत्पीड़न को कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास करने वाले नेताओं ने भी मान लिया है। जाहिर सी बात है कि अब लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, अपने तरीके बदलने होंगे, क्योंकि इस बदलते परिवेश में जहां दक्षिणपंथी, चरमपंथी हर रोज़ जुल्म करने के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, ऐसे में उन तरीक़ों से लड़ने के लिए मजलूमों को भी, वंचितों को भी नए नए तरीके ईजाद करने होंगे। हम सुन रहे थे बाबू जगदेव कुशवाहा जी पर, बिहार के लेनिन जगदेव बाबू पर, दिल्ली के स्वतंत्र पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार को। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।